केवल और केवल 3 बातें कहते हैं, एजुकेट, समाज को शिक्षित करो, और एगिटेट, आंदोलित करो, इसके अंदर सेशन लेकर आओ, पढ़ लिख के हो सकता है घर बैठ के आओ, उसे जगाओ, बताओ। फिर ऑर्गेनाइज, इकट्ठा हो जाओ। इकट्ठा किसी उद्देश्य के लिए होंगे, किस लिए होंगे? भारत को बौद्ध में करना है, उसके लिए हमें इकट्ठा होना है। तो भारत को बौद्ध में करना जरूरी है या नहीं है? जरूरी है। क्यों बताइए आप, क्यों जरूरी है? तो जानकारी नहीं है मेरे को, मैं बता रहा फिर कुछ ऐसा जानकारी है जो कि बहुत कम है समय में, क्योंकि आप जैसे शिक्षा दे रहे हैं, हमारे समाज में कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं। तो कितने, मेरे ऐसे कितने लोग चाहिए जो आपका बंगाल सही हो जाएगा? नहीं, ऐसे कुछ नहीं लग रहा है यार, उनको मालूम होगा शायद सबको कि हमारे बिहार में ऐसे कोई है ही नहीं जो हम लोग को शिक्षा। नहीं, बिहार, आपका बिहार में छोड़ दीजिए, अगर पूरे बंगाल को हमें जो है बौद्ध में करना है खाली, तो मेरे ऐसे कितने लोग चाहिए? कम से कम कितने लोग हो जाए तो बंगाल जो बौद्ध में हो जाएगा? बताइए। पहले एक ही हो तो अच्छा है। एक तो मैं हूँ, बताइए मैं कितने दिन गया हूँ यहाँ पर? 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए? हर जगह मतलब मीटिंग हो। कम से कम 1000 लोग होंगे तो पूरा बंगाल बौद्ध में हो जाएगा 1 साल में? 1000 लोग नहीं कर पाएंगे? मेरे ऐसे 1000 लोग नहीं कर पाएंगे? हर जगह एक एक लोग चाहिए। हर जगह? अच्छा, हर जगह का मतलब क्या है? हर जिला या हर विधानसभा, हर तालुका, क्या होता है जो भी छोटे स्तर पर? कहां पर चाहिए आपको 1 लोग? बताइए मुझे, कुछ कैलकुलेशन दीजिए ना, कितने लोग चाहिए? मुझे लगता है 1000 लोग तो बहुत होंगे, है ना? अगर 1000 लोग बंगाल में मेरे ऐसे हो जाएंगे तो फिर बंगाल जो है बौद्ध में हो सकता है। गारंटी है इस बात की? संभावना तो है, कम से कम गारंटी ना हो तो काम तो शुरू कर सकते हैं हम, है ना? चलो फिर मेरे ऐसे 1000 लोग कैसे बनेंगे? सवाल तो आएगा ना। सवाल सही है गलत है मेरा? तो मेरे ऐसे 1000 लोग पैदा करने हैं, कैसे होंगे? कौन करेगा? अपने घर, मतलब पहले खुद को, बाद में अपने परिवार को। आप लोग यहाँ पर मीटिंग में बैठे हो तो मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग समझदार हो इसलिए बैठे हो, तो आप लोगों की जिम्मेदारी है। मैं दिल्ली रहता हूँ, मैं कभी कभार आ सकता हूँ, जब आप मुझे बुलाओगे जब आ सकता हूँ मैं। तो अब बताओ कि आप लोग जो है, सबसे पहले तो आपको बनना होगा मेरे ऐसा जो है, ठीक है? कैसे बनोगे? पहले घर में बनना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई योजना है तो बता दो, नहीं तो फिर मैं योजना देता हूँ। या तो आपकी बात को मैं मानूं या मेरी बात को आप मान लो। ठीक है, आपकी बात मानते हैं। मेरी बात मानेंगे? चलो, बहुत बहुत साधुवाद आपका। तो हम लोगों ने एक संघ शुरू किया है। अब तक आपने संगठन बहुत देखे होंगे, और संगठन में एक आता है अध्यक्ष, कि मैं इस संगठन का अध्यक्ष हूं, मैं इस संगठन का कोषाध्यक्ष हूं, ऐसा होता है ना? और काम के नाम पर जो है उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। उनसे पूछो भाई क्या आपका उद्देश्य क्या है? बाबा साहब का प्रचार करना, अम्बेडकर का प्रचार करना, यही उद्देश्य है। लेकिन कोई फिर पूछो योजना क्या है, तो कोई योजना नहीं है। उदाहरण आपको देता हूं मैं बहुत बड़ा, जो है राजरत्न अम्बेडकर जानते हो आप? राजरत्न अम्बेडकर जानते हो? हाँ। अभी 2022 में जो राजेंद्र पाल गौतम ने जो 22 प्रतिज्ञा ली थी दिल्ली में ली थी ना, उसके बाद उनको मंत्री पद त्यागना पड़ा था। वहीं पर राजरत्न अम्बेडकर भी आया था, ठीक है? तो वहां पर उन्होंने एक घोषणा की थी कि 2025 तक हम भारत में 10 करोड़ बौद्ध बना देंगे। आपने सुना होगा सबने जो है, हाँ, है ना? तो ये घोषणा आपने बहुत से, अभी एक वो बनते भी घूम रहा है संविधान बांटता हुआ, सुमित रतन, है ना? सुमित रतन जो कि नकली बनते हैं, चीबर कोई भी ओढ़े तो बनते नहीं आता। अगर बनते असली होता तो संविधान नहीं बांटता, धमपद बांटता, है ना? धम का काम करता ना। धम के काम में रुचि नहीं है उसकी, उसकी भाषण देने में रुचि है। संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। बताइए संविधान से लोकतंत्र से उसको क्या मतलब है? धम का काम कर रहा, धम फैलता। बाबा साहेब का जो लक्ष्य है उस पर काम नहीं कर रहा है। चलिए, तो उसने भी कभी एक बार घोषणा करी कि हम जो है 10 करोड़ बौद्ध बनाएंगे। राजरत्न अम्बेडकर का तो बड़ा रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। तो 25 आने वाली है, कितने बौद्ध बना दिए? कुछ सूचना है आप लोगों को कितने बना दिए उन्होंने बौद्ध? लेकिन हम लोगों की कमी है, हम लोगों ने जब राजरत्न से ये स्टेटमेंट सुना उसके मुंह से, तो हमें पूछना चाहिए था कि साहब आप बात ठीक कह रहे हैं, हमारे को जरूरत है 10 करोड़ बौद्ध की। अगर 10 करोड़ बौद्ध हो जाएंगे तो हमारे भारत में हमारा जो है संबल हो जाएगा, है ना? स्ट्रेंथ आ जाएगी। लेकिन आप ये बताइए कि आपके पास प्लानिंग क्या है? किसी ने पूछा प्लानिंग क्या है? बिना प्लानिंग कोई काम होता है क्या? आप अपनी जिंदगी में सुबह से लेकर शाम तक जितने भी काम करते हैं,
अधिकतर काम की तो रात को प्लानिंग करते होंगे कि कल मुझे कहां जाना है, कैसे जाऊंगा, ट्रेन से जाऊंगा, बस से जाऊंगा। प्लानिंग के बगैर कभी कोई काम करते हैं क्या? जिसकी प्लानिंग नहीं करते हो वो काम आपका हो नहीं पाता। कोई भी काम जो है शुरू करते हो तो प्लानिंग करनी पड़ती है। राजरत्न अम्बेडकर, राजेंद्र पाल गौतम, इन लोगों ने कोई प्लानिंग आपको नहीं बताई है। अच्छा, जो मैं काम कर रहा हूं, ये जो जगाने का काम जो है, ये काम किसका है? समाज में एक बुद्धिजीवी वर्ग होता है ना? समाज है सारा तो भेड़ चाल होता है, भेड़ बकरी होता है। उसे तो पता नहीं है कि मतलब क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन उसको क्या करना है, वोट का अधिकार बाबा साहब ने हमें दिया। अब वोट को कैसे इस्तेमाल करना है, किसको वोट देना है, क्योंकि बाबा साहब खुद चुनाव हार गए। बाबा साहब ने समाज को अधिकार दिया वोट देने का, लेकिन समाज ने उनको वोट नहीं दिया। और भंडारे की बात है, बाबा साहब चुनाव हार गए ना, बंगाल में जीता। कुछ भी चलिए हारे ना, तो उस समाज को वोट का अधिकार तो दे दिया, लेकिन वोट का इस्तेमाल कैसे करना है इस बात को बताने की जिम्मेदारी किसकी है? बताना पड़ेगा ना, क्योंकि समाज की गलती नहीं है, समाज भेड़ बकरी है। समाज को तो आके लीड करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। किसकी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी जो हमसे चालाक है, जो बुद्धिमान है, उनकी जिम्मेदारी। हर समाज में एक बुद्धिजीवी वर्ग होता है, वो अपने समाज को लीड करता है। हिंदुओं का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, ब्राह्मणों का, उसने अपना संगठन बना लिया आरएसएस, ठीक है। वो जो भी बात कहता है उसको प्रचारित कर देते हैं, तुरंत वायरल कर देते हैं, तो उसका प्रचार हो रहा है, दुनिया भर का हो रहा है। राम मंदिर बना अयोध्या में और झंडे सारे में लगे पड़े हैं, पूरे देश में झंडे लग गए। ये प्रचार तंत्र है उनका। ऐसे ही जो भोजन समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो भी है नहीं है? भोजन समाज के पास बुद्धिजीवी वर्ग है। कौन कौन है बताओ? बुद्धिजीवी वर्ग में कौन कौन है? किसी के नाम बताओ मुझे, किसको मानते हो बुद्धिजीवी वर्ग में? अभी तो बहुत तमाम निकले। एक आध नाम तो बताओ। अभी जैसा अभी निकल गया चंद्रशेखर आजाद निकल गया। चंद्रशेखर आजाद, हाँ, और उसके बाद में आपका वो, चलो मैं बताता हूँ, डॉक्टर रतनलाल, डॉक्टर लक्ष्मण यादव, हाँ। और आपके ऋतु सिंह, प्राचा, भानु प्रताप जी, ये सारे जो है बुद्धिजीवी हैं। अब बुद्धिजीवी वर्ग का क्या काम होना चाहिए? खुद को एमएलए बनाना या समाज को एमएलए बनाना? समाज। अभी जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है वो क्या कर रहा है? भटका हुआ ज्ञान है। अभी भानु प्रताप जी को क्या आंदोलन कर रहे थे? ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे ना। तो अगर उनका आंदोलन समाज को एमएलए बनाना होता तो वो आंदोलन करते रहते और समाज को जगाते रहते, लेकिन जैसे उनको मौका मिला क्या हुआ? समाजवादी पार्टी से टिकट लिया है और बाद में समाजवादी पार्टी ने उनका टिकट भी काट दिया। सुना है ना आप लोगों ने? कर दिया, काम हो गया। ऐसे ही हमारे माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी आम आदमी पार्टी से मंत्री हैं, ठीक है। उनको केजरीवाल ने क्या त्यागपत्र मांगा था? क्या किसी ने सुना है कि मांगा हो? नहीं मांगा, उन्होंने खुद से त्यागपत्र दिया। क्यों दिया? मैंने लोग मुझे कुछ नहीं, केजरीवाल ने केवल घुड़की दिखाई, त्यागपत्र दो, वर्बली बोला है। और राजेंद्र पाल गौतम जी एडवोकेट हैं, समझदार है ना ये। तूने क्या बोलना चाहिए था कि भाई नोटिस दो पहले, मुझे सो कोई नोटिस दो ना, मैं पहले उसका जवाब दूंगा तब त्यागपत्र दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं किया। जब बाबा साहब संसद में त्यागपत्र देने जा रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? मुझे भाषण देना संसद में कि मैं त्यागपत्र क्यों दे रहा हूं। अकल तो लेनी चाहिए ना हमको, हमारे पास हिस्ट्री है ना। तो राजेंद्र पाल गौतम जी ने केजरीवाल के बिना कहे मतलब नोटिस बिना दिए और अपना त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद केजरीवाल जी कहां आते हैं? गुजरात में इलेक्शन का कैंपेन करते हैं। क्या बोलते हैं कि मैं असुरों का नाश करने के लिए आया हूं। किसको बोल रहे हैं असुर? राजेंद्र पाल गौतम को बोल रहे हैं ना असुर कि मैं असुरों का नाश करने के लिए अवतार लिया है मैंने। सुना है नहीं सुना आप लोगों ने? मैं कृष्ण का वंशज हूं और मैंने असुरों का नाश करने के लिए जन्म लिया है। अब किसको बोल रहे हैं असुर? राजेंद्र पाल गौतम जी असुर हुए ना, लेकिन राजेंद्र पाल गौतम जी जो है जागरूक नहीं है। अगर उनको इतना सुनते ही त्याग पत्र देना चाहिए था पार्टी से, और त्याग पत्र मुंह पे दे के मानना चाहिए था केजरीवाल के, लेकिन अभी भी पार्टी में है ना। फिर उसके बाद जो है कैंपेन करते हैं, बोलते हैं कि नोटों पर, भारत की करेंसी पर लक्ष्मी गणेश का फोटो आना चाहिए। तब भी नहीं जागे राजेंद्र पाल गौतम जी, अभी भी सोए हुए हैं। कितने मौके आए उनको जो है, अभी भी एक मंत्री ने जो है त्यागपत्र दिया है ये कहकर कि केजरीवाल जो है जातिवादी है।
तब भी नहीं उन्होंने जागे, तब भी वहीं पर बने हुए पार्टी में। अब बताइए कि बुद्धिजीवी है क्या? बुद्धिजीवी कह सकते हैं? डॉक्टर लक्ष्मण यादव क्या बोलते हैं? जब सड़कें सुनसान हो जाती है, संसद आवारा हो जाती है। सुना है? अब बताइए ये स्टेटमेंट सही है? बाबा साहेब ने आपको जब वोट का अधिकार है तो उन्होंने बोला कि जब भी संसद आवारा हो तो अपने वोट की ताकत से उसका आवारापन दूर कर देना। बाबा साहेब तो ये बात कह रहे हैं, डॉक्टर लक्ष्मण वो बात कह रहा है। कारण क्या है? कारण स्पष्ट है कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव समाजवादी पार्टी के राम मनोहर लोहिया का स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। तो समाज को कहां ले आ रहे हैं? वो राम मनोहर लोहिया की तरफ ले आ रहे हैं, अम्बेडकर की तरफ नहीं लेके जा रहे हैं। और अभी आपने देख भी लिया कि समाजवादी उन्होंने ज्वाइन कर लिया, पार्टी को जो है ज्वाइन कर लिया। अब जितने भी मंचों पर डॉक्टर लक्ष्मण गए वो मंच किसके दिए हुए हैं? क्या उनके समाज ने मंच दिया उनको? जो भी आज डॉक्टर लक्ष्मण को जानते हैं उनके वीडियो किसने वायरल किए हैं, किसने शेयर किए हैं? उनके समाज ने किए हैं, यादवों ने किए हैं? यादवों ने नहीं किए हैं। यादव तो उनको जानते भी नहीं है, यादव ने उनको मंच भी नहीं दिए हैं, सब हम लोगों ने दिए हैं। तो उन्हीं का तो ज्यादा वक्तव्य करते हैं, यादवों का ही। यादव समाज से हैं, लेकिन जैसे पेरियार ललित सिंह यादव थे जो प्योरली बुद्धिस्ट थे, प्योरली अम्बेडकरवादी थे, ठीक है ना, वैसे जो है डॉक्टर लक्ष्मण यादव नहीं है। वो किसका काम कर रहे हैं? वो समाजवादी पार्टी का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी हमारी पार्टी है क्या? हमारी विचारधारा पर चलती है क्या? नहीं चलती है। और डॉक्टर लक्ष्मण यादव क्या कर रहे हैं? उनका काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा समाज को बुद्धि नहीं है। हमारा समाज जिन्हें अपना आदर्श मान रहा है, जिनके वीडियो को लगातार वायरल करता है, शेयर करता है, देखता है, वो उसके जो है काम नहीं कर रहा है। अभी नीलम बौद्ध मैडम जो है भोजन पत्रिका ने, पता है आपको, ये 22 दिन तक जेल में रही थी। अगर ये सारे नेता जो है ईमानदार होते, सामाजिक बेईमान ना होते तो इनकी आवाज उठाते ना? जरूर। आपने एक भी वीडियो देखा है इनका किसी ने आवाज उठाई हो? वैसे तो नहीं देखा। अगर ये लोग 22 दिन कम होते हैं क्या जेल में? 22 दिन जेल में रहे और एक भी मतलब फुसफुसाहट भी नहीं है, अगर इन्होंने आवाज नहीं उठाई है तो ये लोग क्या ईमानदार हैं? क्या ईमानदार हैं या बेईमान है? बेईमान है ना। तो ये सामाजिक बेईमान नेता हैं, समाज से गद्दारी करने वाले नेता हैं। समाज के लिए अगर आप समाज के लिए अगर जेल गए हो तो आपके लिए आवाज नहीं उठाएंगे ये। लेकिन जब इनके ऊपर गाज गिरेगी, प्रोफेसर ऋतु को नौकरी का मामला था, तुरंत आंदोलन खड़ा हो गया। और मैंने वहां आके बोला भी कि आपके पास धन संपदा है तो आप ऐसा मजमा लगा सकते हो, लेकिन हमारे समाज पर रोज अत्याचार हो रहे हैं, हजारों लोग पर अत्याचार हो रहे हैं, वो आवाज नहीं उठा पाते अपनी। हमें उनके लिए व्यवस्था देनी है, लेकिन डॉक्टर ऋतु नहीं समझती है। अब क्या बोलती थी कि मतलब जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं हटूंगी नहीं, मेरा आंदोलन चलता रहेगा। कहां है आंदोलन? मिल गया न्याय? इन लोगों का मकसद जो है समाज के लिए आंदोलन करना नहीं था। इन लोगों का मकसद है खुद को एमएलए एमपी कैसे बनाना है, उसके लिए जुगाड़ करना। फेमस हो जाएंगे, किसी पार्टी में जाएंगे, टिकट मिल जाएगा और एमएलए एमपी बन जाएंगे, यही इनका मकसद होता है। अभी एक और वो है गद्दार आदमी डॉक्टर उदितराज, पहले बीजेपी में रहा, लास्ट मोमेंट तक चुपता रहा, जबकि 1 साल पहले ही अगर वो जो है समाज के आधार पर त्याग पत्र देता पार्टी से तो समाज में फिर वापसी आती, समाज का काम करता। लेकिन इतना बड़ा गद्दार था कि जैसे ही जीता वैसे ही जो है समाज को भूल गया और जिन लोगों के मतलब उसे जो है काम करना था, जिन लिए उनको भूल गया और जिनके लिए मतलब नहीं करना था उनको जो है जाकर सलूती दी। और लास्ट मोमेंट तक इतना कि बीजेपी से टिकट देगी। गद्दार लोग हैं, कभी भी समाज के लिए वो जो है त्याग नहीं करते हैं, जरा सा त्याग नहीं है, अपने पद प्रतिष्ठा का त्याग नहीं। बताइए आप जो है ये क्या त्याग करेंगे? और हमारे महापुरुषों ने अपनी पूरी जिंदगी त्याग कर दी है। तो हमें अपने महापुरुषों की जिंदगी की वैल्यू को समझना है।